नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। परिणाम 23 नवंबर को आएगा। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अब जब मतदान चल रहा है तो इस बात पर बात की जानी चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर अपनी अपनी जीत की उम्मीद किन किन कारणों से साफ साफ दिख रही है। कुछ बयान और कुछ तस्वीरों पर आने से पहले आप एक वीडियो पर आते हैं। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी को बीजेपी ने इस उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को विधानसभा प्रभारी बनाया और भरत चौधरी को संयोजक। भरत चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान मंच से एक बात कही, उनकी यह बात सुननी चाहिए। इसके बाद उनकी बात का विश्लेषण करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले गणेश गोदियाल को एक वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों जारी करना पड़ गया। आखिर गणेश गोदियाल को चिंता क्या हो गई है वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और सिर्फ ये बात बताने के लिए आज इस मंच पे खड़ा हूं कि 2022 के चुनाव में 76% वोट आज इस मंच पर बैठा हुआ है। चाहे वो कुलदीप सिंह रावत हो, जिनको 14,000 वोट मिले थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 5,000 वोट सुमन तिवारी जी को मिले थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 4,000 वोट देवेश नौटियाल जी को मिले थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। 76% वोट हमारे पास पहले ही हमको मिल चुके हैं। और उसके अलावा एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरे जो हमारे दलित समाज है, आपने देखा होगा परसों हमने चोपटा में और कल हमने अगस्त मुनि में बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों ने और खास तौर पे जो बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो एक नई परिपाटी जो है इस केदारनाथ विधानसभा से शुरू हो रही है। बीजेपी के विधायक भरत चौधरी कह रहे अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो उनके मंच पर, बीजेपी के मंच पर 76% वोट पहले से ही आ गया है। यह बात उस वक्त से पहले की है जब ऐश्वर्या रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के मंच पर खुलकर नहीं आई थी। बीजेपी उम्मीदवार के नॉमिनेशन से एकदम बाद की यह बात है। कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत इस उपचुनाव में मैदान में है। वो खूब मेहनत करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि मनोज रावत को यहां पर 13-14 हजार वोट ही मिलता रहा है। अगर पिछले चुनाव पर गौर करें, वो चाहे जीते हो या फिर हारे हो, इस बार क्या होगा इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बात बीजेपी के विधायक भरत चौधरी के इस दावे की करे कि बीजेपी की उम्मीदवार के पास यहां ओपनिंग ही 2022 के चुनाव के हिसाब से देखें तो 76% वोट से हो रही है। इस दावे की हकीकत भी 23 नवंबर को पता चल ही जाएगी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 90,000 के करीब वोटर है और जो कि मतदान शुरू कर चुके हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। अब रही बात गणेश गोदियाल की। गणेश गोदियाल ने वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले रात में अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो बताता है वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस की कुछ चिंता बढ़ी है, उनको कुछ चिंता हुई है। गणेश गोदियाल कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को फोन किया है, कुछ ग्राम प्रधानों को फोन किया है। वैसे तो गणेश गोदियाल की बात सही है या सही नहीं है इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई ग्राम प्रधान या फिर कांग्रेस का पदाधिकारी तो सामने आया नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर गणेश गोदियाल की बात को ही मान ले तो गणेश गोदियाल की इस बात से दो सवाल पैदा हो रहे हैं। एक, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोटिंग से कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को फोन कर रहे हैं तो क्या यह माना जाए बीजेपी के पास इस तरह की कोई जानकारी रही होगी कि कांग्रेस का फला फला जो पदाधिकारी है उसका मन डावाडोल है, उसको टटोल लो, उसको तोड़ लो। क्या कांग्रेस में कुछ लोगों का मन डावाडोल है? क्योंकि गणेश गोदियाल आम आदमी पार्टी जैसी बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह की बातें करती है, इस पर आएंगे। पहले गणेश गोदियाल की बात सुनिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की पूर्व संध्या पर रात्रि के 8 बज चुके हैं और मुझे कई लोगों के वहां से फ़ोन आए कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का उन्हें फ़ोन आया। यह सूचना देने वालों में अधिकांशतः माननीय प्रधानगण हैं और
कुछ हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत हो गया, अब बस भी करिए, हैं? जो होना है वो हो चुका है, जनता मन बना चुकी है, जिसके भी पक्ष में होगा जनता मन बना चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चुनाव की आचार संहिता है उसका शब्द सा अगर हम सब लोग पालन करें तो उचित होगा। बहरहाल, अगर आप नहीं ही मान रहे हैं, फिर भी आप इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि हमारे पदाधिकारियों को लुभाने के बजाय वो अपने पदाधिकारियों को तुष्ट कर पाते तो शायद आज ऐसी स्थिति न होती। और माननीय प्रधानगणों के बारे में मेरा ये कहना है, एक छोटी सी मांग माननीय प्रधानगणों ने रखी थी, और वो ये थी कि कोविड के दौरान उनका कार्यकाल बाधित हुआ और वो अपना जो परफॉर्मेंस है, जो अपना सर्वोच्च है, जो अपेक्षा उनसे उनके ग्राम सभाओं के तहत माननीय लोग हमारे जो जनता जनार्दन है वो करते थे, वो उसमें कोशिश करने के बावजूद कहीं पीछे रहे, क्योंकि कोविड 2 साल तक रहा। तो उनकी एक प्रार्थना थी, अपेक्षा थी कि आप जो हैं 6 महीने का उनका कार्यकाल बढ़ा दीजिए। बड़ी बेरुखी से तब आपने उनकी इस मांग को सीधे तौर पर ठुकरा दिया, और आज जब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में आपको सामने हार दिख रही है, तो तब आप उनको इस समय रात्रि के समय फ़ोन करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वो आपको समर्थन करें। वो सभी माननीय प्रधानगण अपनी उस मांग को भी नज़र रखेंगे जो उन्होंने आपके सम्मुख रखी थी। जैसा कि मैंने कहा, वैसे तो इस बात की पुष्टि अभी हुई नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी ने फोन किया है या नहीं किया है, लेकिन गणेश गोदियाल की बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जो बात कही है, जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी की तरह वो कह रहे हैं। केजरीवाल अक्सर कहते रहे हैं कि बीजेपी उनके लोगों को तोड़ने के लिए फोन कर रही है, प्रलोभन दे रही है। केजरीवाल इसका प्रमाण देते नहीं है, और जब आम आदमी पार्टी में सचमुच टूट हो जाती है, उसके पहले उनको पता भी नहीं लगता, वो कुछ कहते भी नहीं है। खबर तभी आती है जब टूट हो चुकी होती है, जैसे अभी हाल ही में हुई है दिल्ली में। इसीलिए गणेश गोदियाल की यह बात क्या है, यह उनकी चिंता है या फिर चिंता पैदा होने से पहले की चिंता है, यह तो वो ही जाने, क्योंकि कोई ग्राम प्रधान, जैसा कि मैंने कहा, या फिर कांग्रेस का पदाधिकारी सामने आकर यह बात कह नहीं रहा है। उनको मुख्यमंत्री का फोन आया है। अगर एक बार यह मान लिया जाए कि ग्राम प्रधान नहीं कहेगा मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की बात, वो बचेगा, तो फिर कांग्रेस का पदाधिकारी तो बचने की कोई बात नहीं है। वो तो सामने आकर कह ही सकता है कि मुख्यमंत्री मुझे प्रलोभन दे रहे हैं। क्या चुनाव के आखिरी पलों में कांग्रेस को कोई चिंता पैदा हो रही है? ये एक सवाल पैदा होता है। इस उपचुनाव में एक बात और कही जा सकती है, बीजेपी और कांग्रेस ने सचमुच पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस टिकट बंटवारे से पहले जिस तरीके से लड़ती हुई, उलझती हुई कांग्रेस के नेता आपस में टकराते हुए दिख रहे थे, वो जमीन पर एकजुट होते हुए दिखे हैं उम्मीदवार के चयन के बाद। और दूसरी बात, कांग्रेस की हार हो या फिर जीत हो, गणेश गोदियाल को यह चुनाव गढ़वाल का एक बहुत बड़ा नेता बनाने वाला है। भले ही वो पिछले 2 चुनाव हारते रहे हो, राजनीति में हार और जीत चलती ही रहती है, लेकिन इस चुनाव के बाद गणेश गोदियाल का कद गढ़वाल में बढ़ेगा। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को इन दिनों हो सकता है रातों में नींद ना आ रही हो, क्योंकि उनको लेकर तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसी में इस तरह की खबरें आने लगी थी कि वो श्रीनगर के बजाय कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और से चुनाव लड़ने की खबरें आने लगी थी कि ढूंढ रहे हैं। अब 2027 में वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इस पर हो सकता है उन्होंने अभी कुछ मंथन शुरू किया हो। जिस तरह से गणेश गोदियाल गढ़वाल में अपनी चुनाव प्रचार को लेकर दिख रहे हैं। और रही तीसरी बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छे से लड़ा है। वो उत्तराखंड में अपनी राजनीति में धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी में उत्तराखंड के पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। वो चाहे आरएसएस की हार्डकोर लाइन पर राज्य की राजनीति को लाने की बात हो, वो चाहे उत्तराखंड में महिला वोटर को बीजेपी की ओर मोड़ने के लिए बहुत सारे महोत्सव आयोजित करने की बात हो, या फिर महिलाओं को लेकर जो महोत्सव उन्होंने लगातार किए, या फिर अब उत्तराखंड में लगने वाले मेले और अन्य जो आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन, उनमें सीधे सम्मिलित होकर एक संदेश देने की बात हो। धामी राजनीतिक संदेश कैसे दिए जाते हैं समझ ही रहे हैं। इस उपचुनाव में वो 2 बार गैरसैंण गए हैं। इस बात का एक उदाहरण माना जा सकता है कि वह कैसे राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। बाइक पर निकलना और लोकल मार्केट में जाकर खरीदारी करना भी इसी दिशा में एक कदम माना जाना चाहिए। अब इस उपचुनाव का
परिणाम क्या रहेगा इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन इस उपचुनाव के परिणाम से उत्तराखंड की राजनीति में कुछ बदलाव आएंगे, भले ही परिणाम कुछ भी रहे। और इस उपचुनाव का परिणाम उत्तराखंड में लंबे समय तक याद भी किया जाएगा, यह भी माना ही जाना चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर जाने के रास्ते इस उपचुनाव से प्रभावित होंगे, इससे इनकार किया नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।